नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ आयुष चतरांश। चलिए अब आपको दिखाते हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का खास कार्यक्रम पावर सेंटर, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ उनके निजी जीवन को लेकर के हमारे वरिष्ठ सहयोगी यशवीर कादियान ने खास बातचीत की है। सुनवाते हैं। नमस्कार। आज हमारे साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं। मुख्यमंत्री के तौर पे तो इनकी कार्यशैली से आप सब वाकिफ़ हैं, लेकिन मनोहर लाल जी इंसान के तौर पे कैसे हैं, किस तरह की इनकी दिनचर्या रहती है, क्या शौक हैं, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे पावर सेंटर में। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद यशवीर जी, आपका इस प्रकार की चर्चा आप मेरे से कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पुरानी यादों में आप मुझे लेके जा रहे हैं। चलो फिर भी आपको निश्चित रूप से जो कुछ मुझे ध्यान में होगा मैं निश्चित बताऊंगा। अब तक की यात्रा के बारे में आप थोड़ा बताएं, किस तरह का जीवन रहा आपका अब तक? देखिए, मैं अपनी यात्रा को यानी बचपन से ही याद करता हूँ। तो पहली बात तो यही है कि इतना लंबा समय, लगभग 60 साल की जो मेरी यादें हैं, आज मेरी आयु 67 यानी 69 वर्ष की होने जा रही है अब। जी। तो 8-9 साल तक तो व्यक्ति को कोई बहुत ज़्यादा उसको पता भी नहीं होता क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कोई विषय उसको पता नहीं होता। हालांकि छोटी मोटी मीठी यादें तो बचपन की भी हैं, जी। लेकिन जब आदमी संभलता है, वो स्कूल गोइंग जब हो जाता है, उसके बाद उसको ध्यान में आता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, आज मैं पहुँच गया। इतना जल्दी ये समय बीता है कि सोचने पर बड़ी हैरानी होती है कैसे 60-62 साल कैसे निकल गए फटाफट। आप जब स्कूल में पढ़ते थे, स्कूली जीवन में थे या बाद में भी जब आपने कॉलेज ज्वाइन किया, कभी ऐसा मन में कोई विचार आया था कि कभी आप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं या ऐसा भी मौका आ सकता है जीवन में? दूर दूर तक कभी नहीं, कभी नहीं दूर दूर तक। जी। हमें तो उस समय तो मुख्यमंत्री का तो कभी पता भी नहीं था कौन होता है क्या होता है। एक बार मुझे याद है, स्कूल में पढ़ता था तो हमें बताया गया कि रोहतक में प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू वो आएंगे। जी। और मैं उनको देखने के लिए उत्सुकता हुई कि देख के आते हैं कैसा होता है प्रधानमंत्री। और घर से चले, पैदल चल दिया। आगे जा कर के एक हमारे गांव का ही एक तांगे वाला था, तो उसको मैंने कहा कि भी मुझे रोहतक लेके यानी जाना है रोहतक। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चाराने है ना जेब में? तो हमने कहा हाँ ठीक है। वो चाराने के पैसे लेकर के उसको दिए और मुझे रोहतक ले गया। गांव का एक आदमी था, वहाँ उसकी एक साइकिल रिपेयर की दुकान थी। मैं उनकी दुकान पर पहुँचा। मैंने कहा चाचा नेहरू आने वाले हैं शाम को। कि हाँ आएंगे आएंगे, तुम बैठ जाओ यहाँ। मुझे बैठे बैठे थोड़ा नींद आ गई। नींद आने के बाद ऐसा लगा जैसे थोड़ा बुखार सा हो गया, बुखार सा हो गया। और शाम को कोई 5 बजे के आसपास उसने मुझे उठाया कि उठ भाई, तबीयत कैसी है? मैंने कहा चाचा नेहरू के पास चलना है। कि जी वो तो आके चले गए। जी 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 जी। तो ऐसा वो घटना याद है कि चाचा नेहरू, ये 1964 की बात है जी जी कि जी। चाचा नेहरू आए हैं, आके चले गए हैं। हमारा उस देखने का जो मन में एक विचार था वो रह ही गया वहीं का वहीं। जी जी जी। तो कभी भी उस प्रकार का सोचा नहीं था कि हम कभी प्रदेश के कोई मुख्यमंत्री बनेंगे या हमें कोई ऐसा अवसर मिलेगा। कोई ऐसा विचार कभी नहीं आया था। लेकिन अब जब आज यहाँ आए हैं तो धीरे धीरे लगता है कि हमने जीवन में डेविएशन कोई नहीं आया, सीधा चलते रहे, चलते तो आज यहाँ पहुँच गए। जी। शुरुआत में आपका जो परिवार है वो अविभाजित हिंदुस्तान कह लीजिए, या अब जो पाकिस्तान का हिस्सा है वहाँ से में रहा। पश्चिमी पंजाब उसको मैं कहता हूँ सामान्यतया, जी। कि पश्चिमी पंजाब में झंग जिले में परिवार के लोग रहते थे। हमारे दादाजी दादी जी वो हमें कहानियाँ बताया करते थे कि हमारे कहाँ गांव था, रावी और चनाब जहाँ मिलते थे उसके बीच में गांव है। उस गांव के अंदर चक होते थे वहाँ। जी। तो ढाणी चक, और जैसे यहाँ ढाणी होती है ना, जी वहाँ जी कित्ते होते थे। तो उस जी। नाते से खेती हमारी वहाँ थी और वहाँ रहते थे। वहाँ से फिर ये पार्टीशन के समय जो कुछ हुआ वो चल के आए। तो पहले खानेवाल नाम से एक जगह है, वहाँ आकर के कुछ समय रुके। फिर मतलब रास्ते में कुछ समय रुकते करते, और हम लोग निंदाना गांव एक है तो वहाँ जा कर के दादाजी ने एक दुकान बनाई। दुकान भी क्या बनाई, पहले तो एक रेहड़ी पर सब्जी ला करके बेचते थे। जी। और उससे भी पहले वो कहने लगे हमने मजदूरी की आकर के यहाँ। एक वहाँ स्कूल की बिल्डिंग बन रही थी, तो वहाँ पिताजी और दादाजी दोनों मजदूरी करते थे। उसमें से पैसे पैसे इकट्ठे किए तो रेहड़ी के ऊपर और सब्जी, प्याज, आलू ये लेके आते थे। और बार्टर सिस्टम होता था उस समय, जी अनाज जी के बदले में सब्जी बेचते थे। जी। फिर कुछ पैसे इकट्ठे हुए, एक छोटी दुकान बनाई। और उस दुकान में आगे बढ़ते बढ़ते ज़मीन हमारे पास मिल गई थी। जो पीछे हमारे पास ज़मीन जो थी, हमारे दादाजी के नाम से 10 एकड़ ज़मीन उनको मिली थी। पिताजी के हिस्से में 2.5 एकड़ ज़मीन ही आई थी। जी। तो उस नाते से
ये विचार चलते चलते 1960 में गांव बनियानी है, बनियानी गांव के अंदर हमारे पिताजी आए और कुछ ज़मीन और भी खरीदी। जी तो सस्ता ज़माना था उस समय, शायद 600 रुपये एकड़ में ज़मीन मिल गई थी बनियानी गांव के अंदर। जी वहाँ खेती हुई, वहाँ मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ। जी 60 की बात है। जी तो 60 में पढ़ाई वढ़ाई करते हुए 5वीं क्लास वहाँ की, उसके बाद 6ठी से 10वीं तक भाली आनंदपुर गाँव। जी 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 वो यादें ज़रूर याद हैं मुझे कि भाली आनंदपुर की जी किस प्रकार से हमारी पढ़ाई आगे बढ़ी, कई तरह के विषय शिक्षा के अंदर आते रहे। जी। तो वो यादें वहाँ से शुरू होती हैं। तो जो शुरुआती जीवन है आपका, वो कितना चुनौतीपूर्ण या कितना मज़ेदार या कितना संघर्ष में था? जो शुरुआती आपका स्कूली जीवन था, मानिए 5वीं क्लास तक का, अगर आपको याद है नहीं, तो उस समय संघर्ष का तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन हाँ, खेती में काम करते हुए पिताजी हमारे से खेती का काम लेते थे। कभी खेत में जाना, पशुओं को ले जाना, कभी लेके आना, उनको पानी पिला के लाना। कोई फसल में जैसे काम करते हैं तो कहीं उनके यानी हाथ में हाथ बटाने का काम प्रारंभ में ही है, और कुछ नहीं तो पिताजी के लिए खेत में खाना लेके चले गए, कहीं छोटे मोटे काम के बनाते कोई संदेश दे आए, कहीं मजदूर को बुला लाए। तो ये प्रारंभ के काम तो याद हैं। और बाद में फिर हाई स्कूल में मैं गया तो पिताजी के काम में यानी हाथ बटाने का काम भी मैंने किया। और मुझे एक याद है कि 10वीं की जब मैंने परीक्षा पास की तो मेरे मन में इच्छा हुई कि मुझे कहीं घूमने जाना है। जी और मैंने इच्छा की कि मुझे दिल्ली जाना है, कभी दिल्ली देखी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसका जो फसल निकालने का काम लगभग महीना भर चलता है जैसे अब चल रहा है आजकल। जी जी तो खेती का काम, फसल का काम पूरा करो और उसके बाद मैं तुम्हें छुट्टी दूंगा और पैसे भी दूंगा। जी 1 महीना लगभग अप्रैल के महीने में ये सारा खेती काम पूरा करने के बाद मई का पहला सप्ताह था, तो मैंने कहा पिताजी मुझे घूमने जाना है। उस समय फिर विचार करते करते दिल्ली के साथ में आगरा जाऊंगा, ताजमहल देखूंगा, ऐसे कोई विचार। तो पिताजी ने डांट दिया कि नहीं नहीं, कोई पैसा नहीं है मेरे पास और तुम अपना पढ़ाई में लगो और पढ़ाई करो। तो उसके बाद जब मना कर दिया तो फिर हमारे एक मामा जी के बेटे थे, मन में विचार कर लिया कि दिल्ली जाना ज़रूर है, देख के आना है। उनसे मैंने कुछ पैसे लिए और मैं दिल्ली जाके और 5-7 दिन घूमा, आगरा भी गया और घूम करके 7 दिन के बाद वापस लौट आया। तो ऐसे विषय मन में आते रहते थे। आगे पढ़ाई करनी है, पिताजी का मन पढ़ाई में कम था कि भी पढ़ाई करानी है। फिर भी हमारे कुछ लोग कहते थे कि निक्को बेटे को पढ़ा लो, वो कहते थे मैंने खेती करानी है। माँ ने सहयोग किया कि बेटा जा तुम जाके दाखिला लेके आ। उन्होंने मुझे 300 रुपये निकाल के दिए, अपने पास जोड़ के रखे थे उन्होंने। जैसा वो कहते हैं ना कि हर किसी एक सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो मैं अगर आज मानता हूँ तो मेरी माँ का हाथ मुझे आगे बढ़ाने में, जो वो 300 रुपये जो दे करके कॉलेज में दाखिल कराया, वो एक सफलता की तरफ आगे बढ़ने का कदम मुझे लगता है। तो और आगे पढ़ाई मैंने शुरू की और पढ़ाई शुरू करने के बाद प्री मेडिकल किया और इच्छा हुई कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला उस समय, क्योंकि ओपन मेरिट में 1% मार्क्स मेरे कम रह गए थे। तो उसके लिए ना तो मुझे रोहतक में एडमिशन मिला, ना मुझे दिल्ली में मिला। पूना में एडमिशन के लिए ऑफ़र आई, लेकिन वहाँ कुछ डोनेशन और फीस जैसे होती है, कैपिटेशन फ़ी 15,000 रुपये लगेंगे। हमने कहा कि नहीं, 15,000 रुपया हम तो देने की स्थिति में भी नहीं है, कहाँ से देंगे, सामान्य परिवार है। पिताजी को आके बताया। उस समय उनकी इच्छा थी कि नहीं तुम पढ़ लो और आगे चल के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। बीएससी के बाद 5% वेटेज मिलती थी, लेकिन मन में यह आया कि अब आगे पढ़ाई ना करके और कोई बिज़नेस करना है। और पिताजी ने बिज़नेस के लिए थोड़े पैसे ज़रूर दिए और मैंने दिल्ली में जाके 1972 में अपना बिज़नेस शुरू कर लिया। तो ऐसी प्रारंभिक लाइफ चली, लेकिन मन में इच्छा ज़रूर आती थी कि भाई आगे चल कर के कुछ विशेष करना है। सामान्य जैसे दुनिया करती है ऐसा करने का क्या फ़ायदा, कुछ तो विशेष होना चाहिए। क्या करना है कभी भी किसी ने बताया नहीं, ऐसा कोई मार्गदर्शन भी हमें मिला नहीं। हमारे एक स्कूल के साइंस टीचर थे पीडी शर्मा, वो ज़रूर कहते थे कि बेटा तुमने स्कूल में जनरल साइंस सब्जेक्ट्स लिए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री क्यों नहीं ली। हमने कहा हमें किसी ने बताया ही नहीं। हमने कहा कि आप तो ना इंजीनियर बन सकते, ना डॉक्टर बन सकते। तो 10वीं के बाद 10वीं में ही मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री केवल उनके कारण से पढ़ाई शुरू की ताकि आगे चल करके डॉक्टर बन सकें। तो डॉक्टर बनने की भूमिका भी वहाँ से मुझे प्रारंभ हुई, शुरू में मिली। बाकी तो पिताजी माताजी या परिवार के और लोग कोई उस प्रकार का तो कोई गाइड करने वाले थे नहीं। अपने आप ही अपनी लाइन धीरे धीरे बनती चली गई। बिजनेस करना है मन में, ये भी मेरे एक फूफा जी की दुकान थी। जब मैं दिल्ली में एम्स में परीक्षा देने के लिए अपनी तैयारी करने के लिए वहाँ गया तो उनके घर पर रुका और वो कांग्रेस के बड़े नेता थे।
लेकिन दुकान भी थी उनकी अच्छी बड़ी चांदनी चौक में, तो उसमें से इच्छा हुई कि नहीं, अब डॉक्टरी की अगर नहीं एडमिशन मिला है तो फिर बिज़नेस करना चाहिए, ये बहुत अच्छा एक काम है, इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो बिज़नेस किया। उसके बाद 1975 से 77 ये 2 साल का 18 महीने का समय से देश में आपातकाल लगी। आपातकाल के दिनों में जाकर के ध्यान जाना शुरू हुआ कि देश क्या है, समाज क्या है, और मीडिया क्या है, संविधान क्या है, आज़ादी क्या है, और राष्ट्रीयता क्या है। ये सब चीज़ें उस समय जाकर ध्यान में आई जब संघ के ऊपर प्रतिबंध लगा, और संघ के लोग सत्याग्रह करते हुए कई बार सुबह सुबह हम देखते थे, माला पहन करके भारत माता की जय बोलते बोलते निकल रहे हैं, पुलिस साथ साथ जा रही है, और किसी एक स्थान पर पुलिस कहती है चलो तुम्हें पकड़ के अंदर डालेंगे। तब ये संघ को भी समझने का एक उत्सुकता पैदा हुई, और समाज और देश और शासन और ये सब क्या होता है, ये उस समय जाके पता लगा। तो मैं संघ का स्वयंसेवक बना 1977 में, 77 में। 77 में दुकान करते करते संघ में शाखा में जाते जाते रुचि बढ़ गई। आगे का सफर फिर संघ के साथ शुरू किया। छात्र जीवन में आप कितने के पढ़ाकू थे, शरारती थे, या बचपन की कोई ऐसी शरारत जब कभी मास्टर जी ने पिटाई की हो या माता पिता ने कान खींचे हो, कुछ ऐसा आपको ध्यान आ रहा है? पढ़ाई में मेरा मन लगता था, पढ़ाई में मैं जितने भी विद्यार्थी थे सब में आगे था। साइंस टीचर के कहने पर जब मैंने साइंस शुरू की तो उन्होंने एक कंडीशन लगा दी कि भी एक सेक्शन तभी बनेगा जब 15 बच्चे साइंस पढ़ने वाले हो जाएंगे। अब मैंने बच्चों को तैयार करना था, बहुत मुश्किल से तैयार किए, और लेकिन मैं क्लास में सबका मॉनिटर था। मैथमेटिक्स मेरा बहुत अच्छा था उस समय। 8वीं कक्षा का जो मैट्रिक का मेरा परीक्षा हुई, हमारे नारायण सिंह टीचर होते थे मैथमेटिक्स के, तो वो जब परीक्षा का परिणाम आया तो मेरे परीक्षा में 100 में से 100 अंक आ गए, मैथ में 8वीं में। जी। तो ओवरऑल बोर्ड की परीक्षा होती थी 8वीं की उस समय। तो 100 में से 100 आ गए, और हमारे अध्यापक ने, उनको जो पता लगा कि मनोहर के 100 में से 100 अंक आए, कहले नहीं हो सकता ये, तो टीचर तो मैंने ही पढ़ाया है। उन्होंने कहा नहीं, उनके तो आए हैं 100। जब उन्होंने मार्कशीट मंगाई देखी तो 100 में 100, बड़े हैरान हो गए। तो मैथमेटिक्स मेरा उस समय अच्छा था। 10वीं में भी मेरे 150 में से 143 अंक आए थे, जिसमें 4 अंक की एक ज्योमेट्री का, आज भी मुझे ध्यान में, उस परीक्षा में उसका प्रश्न ही गलत था, और मैंने सिद्ध किया वो गलत है। लेकिन हम तो उस समय इतने छोटे थे, चैलेंज कर नहीं सकते थे। चैलेंज करते तो वो 4 अंक मुझे और मिल सकते थे जी। और 3 अंक मेरे काट दिए। उस समय इंटरनल असेसमेंट होती थी, 3 उन्होंने काट दी, तो 7 नंबर कम आए, 150 में से 143। ये मेरे मार्क्स आज भी मेरी मार्कशीट में है। तो मैथमेटिक्स मेरा अच्छा रहा है। ठीक, आपको स्कूली जीवन में बहुत से आपके दोस्त हेडमास्टर के नाम से बुलाते थे, और वो बाद तक जब आप संघ में भी सक्रिय हुए और बाद में राजनीति में आए, ये टैग आपके साथ हेडमास्टर का जुड़ा रहा? 2 कारण रहे उसका। एक कारण तो ये कि पढ़ाई में अच्छे होने के नाते से कभी कभी मुझे अपनी ही क्लास में पढ़ाने के लिए टीचर कह देते थे कि आज इस सब्जेक्ट को इस पढ़ा दो। और एक हमारे केएल गेरा अध्यापक होते थे, वो तो मेरे से, जब मैं 9वीं में था तो 10वीं के जो प्रश्न पत्र उनके पास आते थे चेक करने के लिए, मार्किंग करने के लिए, मुझे देते थे कि ठीक है इनको सबको चेक करो, और जो तुम्हें ठीक लगता है उनके मार्क्स देते जाओ, जो नहीं समझ में आया मुझे बताओ, मैं उसको मार्किंग कर दूंगा। और मैंने उनका मेरा आधे से ज़्यादा काम परीक्षा, यानी उनके प्रश्न पत्र जो होते हैं मैं ही चेक करके देता था। 9वीं में पढ़ता था और 10वीं के प्रश्न पत्र उनको चेक करके देता था। 12वीं के समय की घटना मुझे याद है कि जब मैं आगरा से वापस लौटा, तो आगरा में एक स्टॉल के ऊपर, जो रेडी स्टॉल होते हैं उसके ऊपर एक कैलेंडर, एक मेटल का कैलेंडर था, सर्कुलर घुमाने वाला, 20 साल का वो कैलेंडर था। मैंने उसको देखा, समझा, पैसे नहीं थे कि उसको खरीद पाऊँ, लेकिन खड़े खड़े देखते देखते समझ आ गया कि हाँ इसमें कौन सा सिद्धांत लगेगा। मैंने आकर के उसको बनाना शुरू किया, और एक पेपर के ऊपर एक कैलेंडर तैयार किया, फॉर एनी टाइम टू कम। यानी उसका एक सिद्धांत है कि 400 साल का आप कैलेंडर बना लो, तो 400 साल के तुरंत बाद पहले साल वाला कैलेंडर रिपीट करता है, अगले 400 साल, हर 4 साल बाद रिपीट? 400 साल जी, 400 साल के बाद रिपीट करता है। तो मैंने वो 400 साल का कैलेंडर बनाया, और बनाने के बाद मैंने अपने अध्यापक को वहाँ बताया कि मैंने कैलेंडर बनाया है। तो वो कहने लगे पंजाब यूनिवर्सिटी के जो मैथमेटिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं उनको पत्र लिखते हैं, वो इसके बारे में लिखेंगे। हमने पत्र लिखा, यहाँ चंडीगढ़ में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी के थे, तो उन्होंने वापस कहा कि देखिए कैलेंडर में जो स्पेशलिस्ट हैं प्रोफेसर आर गुप्ता हैं, मुमफोड़गंज, इलाहाबाद। जी। तो
उनको पत्र लिखो, वो इस बारे में बता सकते हैं कि इसका सैद्धांतिक पक्ष क्या है, कैसे है। हमने उनको लिखा। 1 महीने बाद उनका भी आ गया कि बेटे बहुत अच्छा किया तुमने और ये बड़ा एक सराहनीय काम है, और मैंने वो कैलेंडर भी उनको भेज दिया था। तो कहने लगे हाँ ये बहुत सराहनीय काम है, और बस इतना ही है कि ये कैलेंडर आज पहली बार आपने बनाया ऐसा नहीं है। 1912 में मैंने भी अपने छात्र जीवन में ये कैलेंडर बनाया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो खैर वो तो हमारा ये जी, ध्यान जी। में आ गया कि सिद्धांत के आधार पर उन्होंने बनाया, हमने भी बनाया, कोई बड़ी बात नहीं है, जी कोई पहली बार खोज ऐसी नहीं है। जी लेकिन वो कैलेंडर बहुत, यानी उसको जिन लोगों ने देखा बड़ा सराहा है। जी कहने के हो सकता है कॉपी कोई आज भी मुझे मिल जाए, लेकिन वो फॉर एनी टाइम टू कम वो कैलेंडर उस समय ने बनाया। जी तो बस ये है कि वो पढ़ाई की दिशा छूटनी थी, दूसरी दिशा में जाना था, वो एक संयोग बना कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला नहीं। फूफा जी की दुकान देख करके आ गया कि भी कमाई करेंगे, दुकान चला लो, बिजनेस में चला गया। इमरजेंसी लगी, संघ में चला गया, और संघ में जाते जाते लगा कि जीवन में अगर कुछ करना है तो संघ के प्रचारक बन के ही कर सकते हैं, कुछ देश समाज का जो अच्छा काम इसके माध्यम से करेंगे। सन 1980 में प्रचारक निकल गया। एक आपने संघ में चूंकि आप चले गए, और एक ये आपका खुद का फैसला था। एक फैसला आपने और किया, वो है जीवन भर अविवाहित रहने का। तो कभी खास तौर पे परिवार में या माता जी ने खास तौर पे कभी आपसे नहीं कहा कि ये फैसला बदलिए? जब मैं दिल्ली में दुकान करता था तो उस समय, यानी मेरा जन्म 54 का है, तो मेरी आयु उस समय ये मान के चलो कि 26 वर्ष 80 में हो गई थी। लेकिन जब 77 में संघ प्रवेश किया तो 23 वर्ष आयु थी उस समय। और स्वाभाविक है कि 25 के आसपास परिवार वाले को लोगों की इच्छा होती है कि वे बेटे की शादी कर दो। अभी तो फिर भी लेट जी शादियां होती हैं, लेकिन उस समय गांव के बच्चे 25, 26, 22, 23 में शादियां होती हैं। इधर संघ का स्वयंसेवक बनने के बाद मन में था कि मुझे संघ के प्रचारक के नाते अगर काम करना है तो शादी कराने से वो जो टारगेट है, लक्ष्य है समाज सेवा का, वो ओझल हो जाएगा। दबाव आने लगे तो मैंने योजना बनाई थी 1981 में प्रचारक निकलूंगा। लेकिन इस दबाव के कारण से मुझे संघ के अधिकारियों को बताना पड़ा कि मुझे प्रचारक 1980 में ही निकलना है, 1 साल पहले। कहले क्यों, इतनी क्या जल्दी है? मैंने कहा अगर 1 साल और बीत गया तो घर वाले जाने नहीं देंगे। जी मन में एक वो जो लक्ष्य था, मन में एक जो उत्साह था देश का, समाज का, उसमें ये ध्यान में आया था कि पूरा समय लगाना है तो फिर शादी बाधा बन सकती है। तो शादी बाधा न बने तो भूत तो सवार था देश और समाज का, और इस रास्ते पर अगर चलता तो वो छूट जाता। तो कभी आदमी के मन की स्थिति क्या होती है, वो कौन सी हावी हो गई, हमारे ऊपर हावी स्थिति हो गई देश और समाज की। तो इसलिए 1 साल पहले प्रचार में निकल गए। शादी का यानी एक प्रकार से त्याग दिया, किसी प्रकार का कोई विचार था ही नहीं। हाँ, संघ में क्या होता है कि 3 साल बाद, 4 साल बाद संघ के प्रचारक वापस लौटते हैं। वापस लौटने के बाद फिर शादी करा लेते हैं। प्रारंभ में 2-3 साल तो पिताजी को, माताजी को इराक कोई नहीं है, गया है, 2-3 साल बाद वापस आएगा। जब 3 साल हो गए उसके बाद फिर पिताजी का आग्रह, माताजी का आग्रह सबका शुरू हुआ कि भी हमने तो सोचा था कि भी 3 साल के बाद तुम वापस आओगे, अब तो 3 साल हो गए हैं। मैंने कहा देखिए मेरे मन में वापस आने का नहीं है। बहुत जब आग्रह किया तो मैंने एक वाक्य बोल दिया जो मुझे लगा कि पता नहीं किस कठोरता से वो वाक्य मेरे मन में निकला होगा, लेकिन निकला। मैंने कहा देखिए पिताजी, हम 5 भाई हैं। मैं दिल्ली में भी काम करता रहा हूँ, लगातार दुकान भी करता रहा हूँ, खूब सड़कों पर घूमता रहा हूँ। मान लो दुर्भावना यानी किसी अकाल कोई ऐसी घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, और मान लो कोई आदमी न रहे तो भी तो आखिर काम चलता। आप सोच सकते हो ना, 5 में से 4 रह गए। जो काम 5 ने करना वो 4 कर देंगे। ऐसा कौन सा कोई, मैं अगर शादी कराऊंगा तभी सिस्टम चलेगा, वैसे नहीं चलेगा। तो इतनी बात कहने के बाद पिताजी थोड़ा सा, हालांकि हमारे पिताजी बहुत कठोर हृदय के थे, तो थोड़ा तो मन में उनके आया कि क्या बोला, लेकिन बहुत जल्दी संभल के उन्होंने कहा कि अच्छा बेटे यहाँ तक सोचा। मैंने कहा यहाँ तक सोचा कि ठीक है, आज का मैं भी नहीं कहूँगा, फिर वापस आ जा, तू जा। और माता जी? माता जी थोड़ा दिन रही, उदास रही। जी 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 लेकिन जब हमारी दादी जी बहुत मजबूत थी। जी दादी जी कहती थी कि बेटा ठीक है, देश की सेवा करनी है, क्योंकि उनके दिमाग में वो जो पार्टीशन वाले विषय थे वो लगातार उनको वो दिखते रहते थे कि आखिर हम वहाँ छोड़ करके आए, क्यों छोड़ के आए, आखिर हम अपने पवित्रता का, अपने हिंदू धर्म का, बाकी चीज़ों का, संस्कृति का,
कि ध्यान रखा तब आए। अगर हमको मान लो अगर अपना धर्म छोड़ना होता पाकिस्तान में, वहीं मुसलमान बन जाते थे, तो हमको आने की ज़रूरत नहीं थी। तो उनको ये पूरा ज्ञान था कि हिंदुत्व के नाते से इसका जो टारगेट है, लक्ष्य, वो ठीक है। तो कहती थी जहाँ रहो मजबूती से रहो, बस माता पिता के नाम को या हमारे नाम को ख़राब नहीं करना कभी। तो इस प्रकार से वो मुझे तसल्ली देती थी। तो फिर एक सांस मिला के हम लगातार चलते रहे। कुछ समय के बाद माँ ने भी कहा कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। वो तब हुआ जब मेरे छोटे भाई की, छोटे बहन की शादियाँ हुई फिर। तो उनका ठीक है, उनकी शादियाँ हो गई, इसका मतलब तुम्हारा जी, नंबर कट गया। उन्होंने आपको फ्री कर दिया। फिर सब उसके बाद तो फ्री कर 3 साल 4 साल का जो टाइम था, जी। उस समय थोड़ा दबाव था, लेकिन उसके बाद फिर कभी उन्होंने कहा नहीं। आप बचपन में किन के ज़्यादा नज़दीक थे, दादी के या माताजी के या पिताजी के या किसी और रिश्तेदार के, मतलब जिनके साथ आप अपने हाथ दिल की बात शेयर करते हो, एज ए मेंटर वो आपको बताते हो, गाइड करते हो? देखिए, बचपन में कोई ऐसा कोई दिल की मन की बातें कोई अलग जी, होती नहीं है। जी, हाँ, एक जब ये संघर्षपूर्ण मामला आया, उस समय सब बातें सबको पता होती थी और कुछ लोग सपोर्ट करते थे, कुछ विरोध करते थे। यानी मैंने जब गोवा जाने की बात आई थी पढ़ाई करने के लिए, तो मेरे मन में तो था ही कि अब इतना पैसा खर्च करना, वहाँ क्यों जाना, कैसे जाना। हमारे एक मामा जी थे, वो हमारे पिताजी को कहते हैं, देखो अगर वहाँ भेजोगे तो बेटा जो है बिगड़ जाएगा तुम्हारा। और गोवा उन दिनों में कोई अच्छी धारणा गोवा के बारे में नहीं होती थी, आज भी कोई बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन गोवा के बारे में उस समय जैसे सुनते थे भी, गोवा में तो विदेशी लोग बहुत आते हैं, वहाँ हर चीज़ ऐसा होता है वैसा होता है, तो ये बहुत फैली हुई थी। उनका गोवा ने बिल्कुल ही नहीं भेजना, बल्कि वो तो ये कहते थे गांव से शहर में भी पढ़ने जाएगा तो खर्चा ज़्यादा होगा, हॉस्टल में रहेगा, पता नहीं बिगड़ जाएगा, ये वो। ऐसा बच्चों को ठीक अपने पास रखना, ये एक माता पिता की और परिवार के लोगों की एक इच्छा होती थी कि जब मैच्योर हो जाए, बड़ा हो जाए, तभी बाहर निकलने दो, तब तक बाहर बच्चे को नहीं भेजना। तो ये कुछ समय धारणा थी। तो कभी कभी वो हमारे लिए अच्छी बात भी करते थे, हमारे शरीर ठीक रहे, सेहत ठीक रहे, खिलाने पिलाने में हमारे वो मामा जी हैं, वो बहुत यानी इस बात का ध्यान रखते थे। यानी हमारी माँ को कहते थे कि बहन इसको जो है ना खाने पीने का इसका या बाकी सेहत का इसका ध्यान रखना, ये तेरा काम है। तो सब लोग ध्यान भी रखते थे, सब लोग डांटते भी थे, पिताजी भी कभी कभी डांटते थे, बहुत ज़्यादा डांटते थे। तो कभी ऐसा भी है, एक डांट तो कभी कभी पिटाई भी हुई हो आपकी, या कभी कुछ ऐसा, या कुछ ध्यान आता आपको? पिटाई का विषय नहीं, लेकिन नाराज होते थे और डराते भी थे। जी, यानी एक बार कोई ऐसा काम हुआ कि जिसके कारण से ध्यान तो नहीं किया था, लेकिन मैं थोड़ा रूठ गया। तो रूठने के बाद पिताजी ने कहा कि चल उठ, चल फला काम में। तो मैं फिर भी लेटा रहा, मतलब जैसे रूस करके आदमी लेट जाता। जी, तो उन्होंने एक खेती में काम करने में एक साधन होता है, आपको पता हो, खेती में जीली। जी, तो जेली उठाई जी, और जेली के दो जो जो सींग बोलते सिंग हैं। होते हैं, तो मेरी तरफ किए, तो उठता है कि निकाल दो पार पार। तो डरा, जी, जी, कि उठा, भागा, जी, निकल गया अपने काम में। तो जी, 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 वो बहुत निडर भी थे, धमकाते भी थे, लेकिन ये भी था कि बच्चे बिगड़े नहीं, बच्चे ठीक रहे। कोई बात गलत हो गई तो उसको कैसे ठीक करना है वो, तो उसको घर का डराते भी थे। तो युवा अवस्था में आपके अलग अलग पड़ाव रहे, स्कूली जीवन रहा, फिर आप डॉक्टर भी बनना चाहते थे, सेना में भी जाना चाहते थे, फिर आपने हाँ, व्यापार में भी हाथ आजमाए, सेना और सेना फिर का भी एक जी, किस्सा क्या हुआ। जी, हमारे एक रिश्तेदार थे हरजीत सिंह सचदेवा, तो वो एक बार वो रहते हिसार में, तो रोहतक आए। रोहतक क्या, गांव में ही आए, 10वीं में नहीं रोहतक आए। उस समय मैं +2 में था, रोहतक पढ़ता था। तो रोहतक आए, कहने लगे कि भाई ऐसे ऐसे एक एनसीसी का एक वो प्रोग्राम है कि उसमें टेस्ट देना है, और टेस्ट देने के बाद अगर पास हो गए उसमें तो सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए सीधी चॉइस हो जाएगी। तो चलो, वो टेस्ट बड़ा सामान्य है, मैं भी देने के लिए आया हूँ वहाँ से, और तुम भी चलो। चले गए। पहले दिन दौड़ हुई, दौड़ में हम जो कट मार्क था उसमें पास हो गए। दूसरे उसमें फिर दौड़ के बाद दूसरा कोई एक टेस्ट था, एक ऐसे राइटिंग का था। वो ऐसे राइटिंग देने के लिए गए, वो भी 2 घंटे में, जितने भी 100-150 बालक थे उनका सबका टेस्ट हुआ, और वो 2 घंटे में ही सब चेकिंग करा के उन्होंने मार्क्स दे दिए, उसमें भी पास हो गए। वैसे तीसरा और कोई टेस्ट था, चौथा फिर इंटरव्यू था। तो बाद में इंटरव्यू के समय भी, यानी 2 दिन लगातार चला, 2 एक दिन 2 एक दिन। तो दूसरे दिन शाम को उनका यू आर सिलेक्टेड फॉर सेकंड लेफ्टिनेंट। जी, बहुत अच्छा।
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो जबलपुर ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। जबलपुर से ट्रेनिंग का लेटर आ गया, उधर से लेटर आया, और इधर +2 की यानी प्री मेडिकल की परीक्षाएं आ गई। वही दिन परीक्षाओं के और वही ट्रेनिंग के। तो क्या करें, परीक्षा ज़रूर देनी है, क्योंकि एक भूत कहीं डॉक्टर का भी बनने का बना लगा हुआ था। तो उसमें से फिर यही हुआ कि हम उनको पत्र लिखते हैं कि ऐसा एक अभी तो संभव नहीं। हाँ, थोड़ा उस समय मैंने थोड़ा एक झूठ का सहारा लिया, और झूठ उस समय का किया हुआ बाद में सोचता हूँ कि क्यों झूठ बोला। फिर लगता है कि भी शायद किसी उद्देश्य के लिए बोला था, कोई व्यक्तिगत उसके लिए तो नहीं बोला था। झूठ क्या बोला कि मैंने एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया बीमार होने का, और वो सर्टिफिकेट भेज दिया कि ऐसे ऐसे मैं अभी अस्वस्थ हूँ और मैं इंटरव्यू में नहीं आ सकता, उसमें ट्रेनिंग के लिए नहीं आ सकता, मुझे कुछ समय दिया जाए। एक महीने के बाद फिर दोबारा पत्र आ गया, और दोबारा पत्र आया तो उस समय मेरे प्रैक्टिकल बचे हुए थे बाकी। तो उस समय फिर सोचा कि भी ये कब तक करते रहेंगे। हमने कहा उसको छोड़ दो, जाते ही नहीं। तो उस समय जबलपुर की कॉल, नहीं तो सेकंड लेफ्टिनेंट की कॉल थी वो, कि वहाँ ट्रेनिंग करो, सेकंड लेफ्टिनेंट जाओ। इतना ही परीक्षा होती थी उस समय, इससे ज़्यादा नहीं। आज तो कंपटीशन बहुत है। तो वो भी एक दिशा बनी थी। तो युवा अवस्था में आपने अलग अलग पड़ाव देखे, किसी खास व्यक्ति से आप प्रभावित रहे जिसका जीवन एज ए रोल मॉडल, जब तक आप संघ में नहीं आए तो उससे पहले की बात कर रहा हूँ? ऐसा नहीं, वो तो सब मल्टीपल चलता गया, कुछ दिशा नहीं थी। गांव जी। में रहते थे, बस जिधर कोई सूझ गया उधर चल पड़े। तो जिधर सूझ गया उधर चल पड़े, इतना ही ध्यान रखा कि कोई गलत दिशा ना मिल जाए। यानी अपने हाथ से मेहनत करके खाना है, ये मन में विचार आता था। और ये सब जो पूर्वज थे, पिताजी दादाजी सब करते रहे, उसी लाइन पर चलते रहे। जब मैं 9वीं कक्षा में था, 9वीं था या 10वीं था, तो पिताजी ने कहा कि 2 एकड़ ज़मीन जो है वो बोई है, और उसमें यानी सब्जियां बोई हैं। तो ऐसा क्या करो, शाम को सब्जी तोड़वा करके रात को अपना रखो, सुबह सुबह जल्दी उठ के और मंडी में ले जाया करो, और ले जा करके वहाँ बेच के आना, और जो पैसे होंगे वो तुम्हारे पास रहेंगे, वो मैं नहीं लूँगा। तो लगभग वो 30 या 35-40 दिन इतना वो मैंने लगातार काम किया। तो कभी 2 रुपये, कभी 3 रुपये, कभी 1 रुपया, कभी 4 रुपये, इतने ही की सब्जी बिकती थी। वो भाव के हिसाब से बिक जाती है, हम लेते ले करके और वापस आ जाते। वो पैसा मैं इकट्ठा करता रहा। तो जब सब्जी वो ख़त्म हो गई तो 113 रुपये कुल मिला के उस सीज़न में वो बने। मैंने कहा जी 113 रुपये बने, तो बेटा क्या लेना है इसमें बताओ। मैंने कहा जी मेरे पास घड़ी नहीं है। तो रोमर की घड़ी मैंने ली 108 रुपये की। जी। तो 5 रुपये फिर बचे। मैंने कहा जी 5 रुपये बच गए हैं, क्या रख अपने पास। मैं कहा नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, मुझे एक डिक्शनरी लेनी है। जी। तो 13 रुपये की वो डिक्शनरी आती है। जी। तो 5 बाकी बचे, तो 8 और चाहिए। जी। तो उन्होंने 10 रुपये का नोट दिया कि जा तो डिक्शनरी ले आ। तो पिताजी कभी खुश भी होते थे। जी। तो मैंने वो 9वीं कक्षा में यानी डिक्शनरी खरीदी, घड़ी खरीदी। तो जी उनका वो भी एक समय था। जी। भार्गव की डिक्शनरी थी वो। जी। तो आपका जिस तरह से छात्र जीवन रहा और बाद में संघ से पहले का जो आपने अलग अलग क्षेत्रों में हाथ आजमाए, मैं तो ये कहूँगा, तो आज आपको लगता है कि जब आप मुख्यमंत्री बने तो वो जो अनुभव था या वो जो संघर्ष था वो आपके काफ़ी काम आया, या लोगों को जानने की जो परख है, कौन व्यक्ति कैसा है, तो ये जो सारा अनुभव है वो बाद में फिर कितना काम आया? देखिए, व्यक्तियों की परख का समय उस समय तो नहीं मैं कह सकता। ये तो संघ की जब ट्रेनिंग होती है, संघ के प्रचारक के नाते जो फील्ड में काम मिलता है, व्यक्तियों की पहचान का सिलसिला तो उसके बाद शुरू होता है। जब आदमी पढ़ता लिखता है उस समय तो उसके जीवन में जितने लोग आते हैं उसको याद रहता है, इसने मेरा सहयोग किया था, इसने मेरा गलत व्यवहार किया, इसने अच्छा किया, इतना तो याद रहता है। लेकिन इसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ में जब आदमी आता है, हाँ, दुकान जब मैंने की थी उस समय आर्थिक विषयों की समझ ये मेरी उस समय बनी। सन 72 से लेकर 80 तक जब दुकानदारी की, तो इसमें लाभ कैसा होता है, हानि कैसी होती है, और उसमें आज के जो हम टर्म सीखते हैं ना कि भी ये जो रेशो, डेफिसिट रेशो, और कितना उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना पैसा आना चाहिए, कितना जाना चाहिए, ROI, कितना रिटर्न उधार ऑन देना चाहिए, इन्वेस्टमेंट। जी। हाँ, तो रिटर्न ऑफ इनकम, ये सारी चीज़ें उस समय बहुत सादे तरीके से हमारे दादाजी ने, जब मैं 1972 में दिल्ली आने के लिए, बिजनेस करने के लिए आ रहा था, तो मैंने आशीर्वाद लिया। मैंने कहा दादाजी ऐसा ऐसा, मैं दादाजी को बाबा जी कहते थे, कि बाबा जी ऐसे ऐसे दिल्ली में दुकान करूँगा जाके। अच्छा, पैसे? मैंने कहा पिताजी ने दिए हैं। कितने दिए हैं? मैंने कहा 15,000 रुपये। तो बस एक छोटी बात मेरी, एक यहाँ से लेके जाओ, वो पक्का गांठ बांध लो उसको। क्या?
कि अगर 15,000 पर तुम्हारे अपने पास है ना, तो बाजार का पैसा भी 15,000 से ऊपर नहीं लेना। यानी अगर 1 रुपया अपना है तो 1 रुपया बाजार से लेना है, जी जी इससे ज़्यादा लेना नहीं है। ये जो डेट रेशो को हम करते हैं कि कितना पैसा होना चाहिए, FRBM तो आज 3% की जो बातें करते हैं कि इतना रेशो डेट का होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। वो कहते हैं एक ही और लेना, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। ज़्यादा लोगे और कल को कोई संकट आ गया तो तुम उबर भी नहीं पाओगे। और वो मैंने अपने जीवन में उसको सिद्धांत को अपना के रखा। मैं एक सफल बिजनेसमैन के नाते से 80 तक काम किया। इस सिद्धांत को मेरे छोटे भाई ने, जिसको मैं बिजनेस दे के आया था, उसने उसको छोड़ दिया। उस सिद्धांत से बाहर हट करके उसने जितना पैसा था उससे 3 गुना बाजार से लिया और 3 ही साल में फेल हो गया वो। जी 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 मेरे से काम कई गुना किया, लेकिन 3 साल के बाद मैंने 8 साल सफलता से निकाले, वो 3 साल के बाद फेल हो गया। अल्टीमेटली 3 साल बाद मुझे उसको गाइड करना पड़ा भी क्या करना क्या नहीं करना। तो बुजुर्गों के दिए हुए सिद्धांत हैं तो उस नाते से वो काम आते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें सारी, क्या है बिजनेस, कैसा है उसके सिस्टम, ये सब उस समय मुझे ध्यान में, और वो बड़े काम आ रहे हैं आज। एक जैसा कि सब लोगों को पता है आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निकटता है, आप उनके मित्र हैं, तो उनका एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो आपकी उनके साथ पहली मुलाकात कब हुई? देखिए, पहली मुलाकात हुई 1996 में, जी जब मैं हरियाणा का बीजेपी के संगठन मंत्री के नाते से काम मुझे 1994 में मिल गया था मुझे। उस समय प्रभारी होती थी श्रीमती सुषमा स्वराज, लेकिन 96 में फिर प्रभारी की जगह वो आ गए थे सुषमा जी की जगह पर। हमारे बदलते होते रहते हैं। तो सबसे पहले उनसे जो मुलाकात हुई, बल्कि सुषमा जी ने ही मुझे बताया कि अब नए प्रभारी आ गए नरेंद्र मोदी, और तुम्हारी उनकी खूब पटेगी। मैंने कहा ऐसे कैसे पटेगी, कि तुम भी संघ के प्रचारक हो, वो भी संघ के प्रचारक है। उससे पहले आपने मोदी जी का नाम नहीं सुना था? कभी नहीं, ना सुना था ना देखा था। नहीं, देखा था एक बार, कब, 1990 में, इससे 6 साल पहले। मैं उस समय भिवानी में प्रचारक था। भिवानी, हिसार, सिरसा, ये सारा एरिया मेरे पास था। उस समय जो यात्रा चली थी, राम जन्मभूमि यात्रा, आडवाणी नहीं, जी? राम जन्मभूमि नहीं, डॉक्टर मुरली मुरली मनोहर मनोहर जोशी जोशी जी तिरंगा यात्रा, यस यस जी उस यात्रा में वो लोहारू में उन्होंने एंटर किया। मैं उस समय प्रचारक था। तो उस समय जब रथ आया, रथ आते ही अंदर तो एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया कि आप यहाँ प्रचारक हैं। मैंने कहा कि मोदी जी बुला रहे हैं। तो बस रथ के ऊपर चढ़ा, चढ़ के गया कि भाई आप प्रचारक हैं। मैंने कहा हाँ, अच्छा बाकी बातें बाद में करेंगे, तुरंत ये बताओ कि यहाँ ये शहर कैसा है। मैं, कस्बा बड़ा नहीं है, तो यहाँ रील मिलेगी फ़ोटो की। तो उस समय रील चलती थी फ़ोटो के अंदर, और 36 फ़ोटो के बाद ख़त्म। तो मैंने कहा मैं पता कराता हूँ। लगे मिले तो 10 एक रील मंगवाओ फटाफट। तो मैंने आदमी भेजा, तो आदमी दौड़ के आ गए जी वो तो एक रील मिली है, वो मैं ले आया हूँ। मैंने चलो एक दे दो, और बाकी वहाँ से मोटरसाइकिल दौड़ाया, भिवानी जाके रील लेके आओ। तो भिवानी से वहाँ से 50-60 किलोमीटर है। तो भिवानी जाके वो रील लेके आए। फिर जहाँ रास्ते में उनका रथ गया था, पहुँचा था, बल्कि भिवानी की तरफ ही आया, तो उनको फिर रास्ते में रोक करके और वो रील सारी दी। तो उतना परिचय मेरा हुआ। बस उनकी मेरी नमस्ते नमस्ते हेलो हेलो इतनी थी, इसके आगे मेरी कभी नमस्ते नहीं हुई। 96 में फिर सीधा संपर्क मेरा उनसे आया। तो वो जो आपका दौर था, आप हरियाणा के संगठन मामलों को देख रहे थे, वो प्रभारी महासचिव के तौर पे कई दायित्व उनके पास भी थे। तो वो कार्यकाल या वो दौर कैसा रहा आपका उनके? देखिए, वो चूँकि हर एक जो भी कोई हमारे ऊपर अधिकारी कोई रहते हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम काम करते हैं, सबकी अपनी अपनी विशेषताएँ होती हैं। सुषमा जी की अपनी विशेषताएँ थी, 2 साल उनके साथ काम किया। बाद में फिर इनसे काम करना शुरू किया तो उनकी अपनी विशेषताएँ थी। और बातें तो बहुत हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर मैं कहूँ तो एक तो प्रयोगधर्मी नरेंद्र मोदी, ये उस समय से मुझे ध्यान में आया कि जो आपको लगता है कि काम संगठन के लिए अच्छा है, उसको आप करो, बेझिझक करो। सफल हो जाओ, आगे बढ़ाओ, नहीं सफल हो छोड़ दो। मैं कभी कभी कोई नई नई योजनाएं जो आज भी हमारे मन में आती हैं, उसमें भी आती थी कि संगठन काम को ऐसे बढ़ाया जा सकता है, ऐसे बढ़ाया जा सकता है। तो मैं शुरू में मोदी जी से पूछना शुरू किया। वो बात एक दिन कहने लगे कि बार पूछते क्यों बार बार। मैंने कहा जो वरिष्ठ हैं बड़े, उनसे पूछना ही चाहिए, कल को गलती हो जाए तो। कहने लगे अगर योजना ठीक हो और मानो गलती से मैं मना कर दूँ, तो इसका मतलब जो लाभ होना तो वंचित रह गए। अगर मेरे से बिना पूछे तुमने कर दी, दो ही तो रास्ते हैं, या ठीक होगी या गलत होगी। ठीक होगी तो उसको आगे बढ़ा दो, गलत होगी तो क्या है, छोड़ दो। अपने प्रयोग खुद करो, और जो अच्छा लगे मन में कि हाँ अपना लक्ष्य जो है वो ठीक होना चाहिए, अपनी मंशा ठीक होनी चाहिए, काम को करो। तो ये प्रयोग धर्मी कैसे थे वो इसमें से ध्यान में आता है।
जी जी जी। मोदी जी के समय 98 में 99 में जब लोकसभा का चुनाव था, लोकसभा के चुनाव में हमारी चुनाव समिति बैठी, चुनाव लड़ाना है, यहाँ से ये तय करते चले गए। तय तो केंद्र में होता है, लेकिन एक रिकमेंडेशन करनी होती है। जब विषय आया महेंद्रगढ़ लोकसभा का, तो कहने लगे भाई महेंद्रगढ़ लोकसभा में आप ऐसा करो, किसी कारगिल विडो को लड़ाओ। सब हैरान के भी कारगिल विडो हमारी तो कोई लिस्ट में है नहीं, कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे। तो बल्कि कुछ लोगों ने तो विरोध किया कि देखो विडो हमारे यहाँ कोई अच्छा नहीं माना जाता मामला, विडो को हम अभी कोई अच्छा कारगिल युद्ध हुआ ही हुआ था उस समय, उसके तुरंत बाद चुनाव आ गए थे कि एकदम कोई विडो और एकदम उसको चुनाव की बात करे तो क्या बीतेगी उसके ऊपर। उस समय तो बिना निर्णय के बैठक खत्म हुई। फिर उन्होंने मुझे बारात को बुलाया दिल्ली में, कहने लगे भाई देखो ढूंढो कारगिल विडोज कैसे। मैंने कहा आप बता दो कहाँ कोई है, किसी के बारे में कोई सिफारिश आई हो, कुछ और हो तो बात कर लेते हैं। नहीं मेरे पास ना सिफारिश है ना मैं जानता हूँ, मुझे तो आइडिया है कि कारगिल विडो को इतना समर्थन मिलेगा पूछो मत। फिर हमने बातचीत करनी शुरू की। एक कार्यकर्ता ईश्वर सिंह जी थे नारनौल में, उनको मैंने पूछा, मैंने कहा भी कोई कारगिल विडो संपर्क में। कहने के भी एक है, वो उनके जो पति शहीद हुए हैं और वो पहले अटल जी की सिक्योरिटी में होते थे, नाम बताया कुछ मैं भूल गया। तो उनकी जो पत्नी है वो मानेसर में रहती हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं, 2 बच्चे हैं उनके। आपको तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ। मैंने कहा इनडायरेक्टली करके आओ, देखो डायरेक्टली सीधे तो नहीं कर रहे हो, इनडायरेक्टली करोगे। भेजा, अगले दिन सवेरे पहुँच गए। और वो किन के यहाँ पहुँचे, सुधा यादव के। जी 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 जी। तो सुधा यादव के घर पर फ्लैट था, मानेसर में पहुँच गए। तो हालचाल पूछा, कहाँ पढ़ाती हैं, बच्चे हैं, क्या हैं, माता पिता कहाँ रहते हैं, और ससुर क्या है, ये सारा कर करा के। और हम पार्टी के नाते कोई आपका कोई सहयोग कर सकते हो तो वो तो चले गए। आपके पति तो शहीद हो गए, लेकिन फिर भी कोई परिवार की ज़रूरत नहीं हो। उस समय हमारा समझौता था चौटाला जी के साथ, हम उनको सपोर्ट कर रहे थे। जी तो वो कहने लगे कि भाई मैं अब और तो क्या आपसे इतना कह सकती हूँ कि मेरी एलिजिबिलिटी जो है एक HCS बनने की है, क्योंकि सीनियर स्कूल सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाती थी, वो क्लास 1 अधिकारी थी, मतलब टीचर थी, कि मैं HCS बन सकती हूँ। अगर उसमें मेरा नंबर लग जाए तो मेरे बच्चों का जीवन जो है संवर जाएगा। तो मैक्सिमम हाईएस्ट उसकी इच्छा वो लेके आ गए। कोई चुनाव की कुछ बात ही नहीं की। मुझे फ़ोन किया, मैं गया था, इतनी सारी बात हुई, मैं बैठा भी आधा घंटा, लेकिन मेरी हिम्मत चुनाव की तो हुई नहीं। ये बातें हुई। मैंने कहा अच्छा। हमने क्या किया, आप जैसे मित्र को कहा कि भाई हम चुनाव लड़ाना चाहते हैं सुधा यादव को, और वो मान नहीं रही हैं, और आपने उसको अखबार में छाप दिया, यानी किसी मीडिया मित्र ने अखबारों में छाप लिया। अगले दिन उनको फ़ोन आने शुरू हो गए कि बीजेपी आपको चुनाव लड़वाना चाहती है, आप क्यों नहीं लड़ती, कि मेरे से बात ही नहीं हुई किसी की। तो फिर वो भूमिका बन गई। तो फिर मैं स्वयं गया, तो मैंने जाकर उनको कहा कि हाँ हमारा मन की इच्छा तो ये है, लेकिन ईश्वर सिंह जी आपसे बात नहीं कर सके। तो कहने लगे देखो मेरे पास ना तो अनुभव है, ना मैंने कभी सोचा। मेरे पिताजी रहते हैं देहरादून, ससुर तो मेरे इस बारे में कुछ नहीं सोच पाएंगे, वो कोई पढ़े लिखे नहीं, लेकिन पिताजी वो आर्मी में है, रिटायर्ड हैं, और वो देहरादून हैं। तो उनसे आप भी बात कर लो, मैं भी बात करती हूँ, वो अगर सहमति दे दें तो मैं देख लूँगी। मैंने बात की, उनका अच्छा बताता हूँ मैं, शाम तक सोच के। शाम को उनसे फिर बात हुई, कहने लगे हाँ ठीक है, उसका मन बहल जाएगा और कोई बुरी बात नहीं है, चुनाव जीत जाती हैं तो अटल जी, उस समय उनका नेतृत्व था हमें, तो अटल जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिलेगा, और नहीं भी जीत पाएंगे तो कम से कम मन उनका जो है वो ठीक बदल जाएगा, ठीक दिशा में हो जाएगा, आप चुनाव की बात कर सकते हो। हमने जाके मोदी जी को बताया ऐसा मामला है। उनका ठीक है मिलवाओ, मिलवाया, और मोदी जी स्वयं उनके प्रचार के श्री गणेश करने के लिए वहाँ पहुँचे। और उसके बाद जो सभा हुई अटल जी की वहाँ, मेरा ख्याल 3 लाख से ऊपर लोग, इतनी बड़ी सभा हमने देखी नहीं थी जितनी सभा उनकी उसमें, और ऐसे जीत के गई, बस पूछो ही मत। आपको पता है 99 में वो 10 की 10 सीटें गठबंधन को आई थी। हाँ 5 उनके पास। जी। तो उस समय वो चौटाला और 5-5 पे लड़े थे ना, 5 लड़े थे। और बड़ा एक ऐतिहासिक मैंडेट लोगों ने दिया था तब। तो वो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे प्रयोग धर्मी वो थे। तो ये प्रयोग धर्मी होने का जो आज हमारे मन में भी अगर कहीं विचार आता है तो उसी बात को लेके आता है कि मोदी जी अच्छे काम करने में इतने आगे कर सकते हैं, तो आखिर कहीं ना कहीं हमारे मन में प्रेरणा तो उन्हीं की है, तो हम भी करें उसमें। और खूब उन्हें किए, सफलता मिली हमको, मोदी जी ने सराहा उन बातों को।
तो जब आप साथ काम करते थे तो कभी आपको लगता था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इतने शिखर पे जाएंगे या इतने कामयाब चीफ मिनिस्टर रहेंगे गुजरात में जैसे रहे और फिर देखिए, ये विषय उस समय क्या होता था कि संघ का जो प्रचारक होता था वो ये जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है इसकी तरफ नहीं जाएगा, मोटे तौर पर ये एक सिद्धांत था। ये जब यहाँ वो प्रभारी थे उस समय 2000 की बात है, शायद वो मुख्यमंत्री बने, तो उस समय अचानक एक फ़ोन आया मेरे पास। उस समय तक यहीं थे वो, उस दिन गए होंगे वहाँ गुजरात होंगे, मुझे पता नहीं, लेकिन जिन दोनों वो यहाँ थे तो फ़ोन आया कि भाई आपको पता है कल जो है मोदी जी गुजरात के सीएम की शपथ ले रहे हैं। अरे मैंने कहा छोड़ो, हो ही नहीं सकता ये। नहीं, क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा संघ के प्रचारक वो इस प्रकार से नहीं जाते हैं पॉलिटिक्स में। तो अरे भाई ले रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। अब हैरान हुआ बड़ा, तो मैंने अपने एक और साथी से बात की दिल्ली केंद्रीय कार्यालय में। मैंने कहा मैंने NS से सुना। मैंने कहा ठीक सुना। मैंने कहा अच्छा वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री बन रहे हैं? तो तुरंत मैंने जिस साथी का फ़ोन था गुजरात से ही था, मैंने कहा तुम्हारी बात ठीक है भाई, कल वो ओथ ले रहे हैं। तो जब मैं मुख्यमंत्री के उनके सुनने के बाद मेरे मन को असहज लगा, तो प्रधानमंत्री वाली तो बात ही नहीं हो सकती थी। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बन गए और जिस प्रकार से उन्होंने गुजरात के सारे काम में एक परिवर्तन लेके आए और एक सर्वमान्य जैसे कहा जाता है मुख्यमंत्री के रूप में, कितनी कठिनाइयाँ आई, कितनी चुनौतियाँ आई, खूब आई। उसके बाद हमको लगने लगा कि भी ये आदमी लीडर बन करके कहीं भी आगे पहुंच सकता है। बाद में तो फिर उनके अटल जी के साथ, अडवाणी जी के साथ, बाकी लोगों के साथ जो बातचीत सब होती थी वो पता लगती रहती थी। हमारा भी दायित्व हरियाणा से फिर 2002 में बदल करके और नए नए कामों में आ गया। फिर मैं गुजरात भी गया 2-3 चुनाव के अंदर चुनावी काम के लिए। तो फिर लगा कि हाँ ये चीज़ें आगे बढ़ के तो कभी भी किसी अच्छी जगह पहुंच सकते हैं। प्रधानमंत्री ही बनेंगे ये तो कोई इसलिए नहीं कह सकते थे ना, कि बहुत लोग होते हैं लाइन में, संगठन किसको बनाए किसको नहीं बनाए, अपने तो किसी के हाथ में होता नहीं है। तो लेकिन एक अच्छी भूमिका उनकी मुख्यमंत्री के नाते, एक सफल मुख्यमंत्री वो इतने साल रहे, तो शायद उसमें से प्रधानमंत्री बनने में किसी को कोई शंका नहीं। तो पावर सेंटर के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते शनिवार को पावर सेंटर के दूसरे एपिसोड में फिर देखिए मुख्यमंत्री के निजी जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य, सिर्फ इंडिया न्यूज हरियाणा पर।